गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम लोग दो फैक्टर्स जो अब तक हम लोग ने पूरा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो कौन कौन से थे। पहली हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और आज की इस थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्शन। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। What do you mean by conduction? कंडक्ट करना, अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कंडक्ट करे वो कंडक्टर्स। क्या कंडक्ट करेंगे इस चैप्टर में? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इसका मतलब कि इन दिस वीडियो जनरली वी डिस्कस द what are conductors and types of conductors. Clear? तो substance which allow electricity to pass them are known as conductors. And whereas पहला हमने आपको वर्ड बोला कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। क्लियर? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स कौन से हुए? विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। क्लियर? अब ये कंडक्टर भी हम दो तरीके के पढ़ लेंगे। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है इस बात को ध्यान से देखिएगा बच्चे, कि वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्लियर? यानी दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन। जो इलेक्ट्रॉनिक है ये विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन, इसमें कोई चीज ब्रेक नहीं होगी, डिकम्पोजिशन। जबकि सेकेंड वन इज जिसे कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहेंगे, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स को उसके आयंस में डिसोसिएट करेंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होंगे वो बेसिकली कहाँ पर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेटल में होते हैं, ग्रेफाइट में होते हैं, है ना, जिसमें कि ये मेटल जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी चलाएगा। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में ये जो आयंस बन के आएंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। क्लियर? तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको साथ साथ में समझ में आ गया कि जो मेटालिक कंडक्टर होता है ये विदाउट डिकम्पोजिशन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का
डिकम्पोजिशन करना पड़ता है। दूसरा चीज़, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं, है ना। इसमें डिफरेंस में क्या आ जाएगा, दिस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस हो गया। क्लियर। एंड थर्ड वन इज द electrical conduction decreases with increase of the temperature because kernel starts vibrating which produce hindrance in the flow of electron। क्योंकि जो मेटल बना होता है बेटा, वो पॉजिटिव सेंटर जो इसमें फिक्स्ड होते हैं, जिन्हें आप कर्नल्स का नाम देते हैं, और दूसरा इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चलाते हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो कार्नल्स हैं ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करेंगे। ये अपनी जगह से तो नहीं हिल सकते क्योंकि ये फिक्स्ड पॉजिटिव सेंटर्स होते हैं। जब ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगते हैं तो ये जो आयन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो ऑब्स्टिकल्स होने लगता है, वो रुकने लगता है। और जब वो रुकने लगता है तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को देखें तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा तो आयंस भी इंक्रीज करने लगेंगे। क्लियर। जब आयंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक डिफरेंस था बच्चा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बीच में। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो इस टॉपिक में आपको बार बार परेशान करेंगी। पहली है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगली एक हेडिंग हम पढ़ सकते थे रेजिस्टेंस, से हम सिंबल देते हैं आर, और इसको हम बेसिकली जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, है ना, वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस को हम लोग करंट से ही रिलेट करके ईजिली एक्सप्लेन कर सकते थे कि if to the end of the conductor is applied to the voltage V and a current I flows through it, then the resistance R of the conductor is। तो अगर हमने V is directly proportional to I तो proportionality साइन हटाया तो V is equal to R इंटू आई। यहाँ पर R जो proportionality साइन आया इसी को रेजिस्टेंस कहा गया। सो R इज इक्वल टू आ गया V अपॉन I। V हमने क्या कहा बेटा, V इज द वोल्टेज। वोल्टेज को आप किस यूनिट में लेंगे, वोल्ट यूनिट में लेंगे। I किस में लिया जाएगा, एम्पियर में लिया जाएगा। और 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 रेजिस्टेंस, दैट इज ओम। यूनिट हो जाती है ओम। इसको आप ओम भी लिख सकते थे या इसका सिंबल भी लाइक दिस वन। क्लियर। आप यूनिट भी बहुत आसानी से निकाल सकते थे। कैसे कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। वोल्ट क्या आ गया, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब वर्क अपॉन चार्ज इनटू एरिया, है ना, इंटू ए मीन्स एम्पियर। ये हो गया इंटू 1 अपॉन ए। वर्क की यूनिट क्या लगा लेंगे हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एम्पियर ए, है ना, एम्पियर की लगाई ए। और चार्ज को हमने कैसे करा, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। यहाँ पर सी क्या था, हमारे पास चार्ज था ना, हमने अभी फर्स्ट लॉ में आपको बताया था क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई इंटू टी की जगह अगर आपने यहाँ पे रखा तो आई की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर, और टी की हो गई सेकेंड। ये तो एम्पियर स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो अब
फोर्स की यूनिट कैसे निकाल सकते थे? मास इनटू एक्सेलरेशन इंटू एल, डिस्प्लेसमेंट वाला, ए स्क्वायर इंटू सेकेंड। एम आई राइट? मास की हो गई केजी, एक्सेलरेशन की हो गई इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ की हो गई मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब ये सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड सेकेंड क्यूब हो गई, तो हमारे पास यूनिट आ गई केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एस क्यूब। क्लियर? कि मेटालिक कंडक्टर सॉल्यूशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट ओबेस ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ सभी फॉलो कर लेंगे, मेटालिक कंडक्टर भी और सॉल्यूशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट भी। यहाँ तक क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट इसमें एक हेडिंग आएगी, आप कहोगे कंडक्टेंस। सेकेंड हेडिंग इज कंडक्टेंस। इसे एनसीईआरटी ने जी या सी से भी रिप्रेजेंट किया है, और C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r। आर की यूनिट ओम, सो 1/ओम, या इसको आप कर दोगे ओम-1, या इसी की यूनिट आ जाती मो, या इसी को कह देते हैं सीमेन। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द आर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आएगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, या इसी को आप कह सकते थे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो आर को हम एक कंडक्टर पर इम्प्लीमेंट करके शो करेंगे। तो कंडक्टर पर करा तो मान लीजिए कि इसका जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के, क्रॉस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया के। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो एल अपॉन आर हो गया, या हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। दिस रो is called proportionality constant or specific resistance or resistivity। क्लियर? और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इस रो का रेसिप्रोकल, जिसे हम कप्पा से डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो रो इज इक्वल टू आ गया आर ए बाय एन। न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। क्लियर? एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called kappa. Kappa is equal to 1/rho. Clear? Where kappa is conductive, हमने स्टार्ट किया। उस कंडक्टिविटी को समझने से पहले हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का समझना भी ज़रूरी था। क्लियर? यहाँ पर जब हमारे पास कंडक्टिविटी आई, कंडक्टिविटी इज द कप्पा। अब कंडक्टिविटी भी दो तरीके की आपको पढ़नी है। वन इज कॉल्ड
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और दूसरी है मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल है जस्ट उल्टा वी ई क्यू और मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है उल्टा वी और एम। ये सिंबल है जिसको हम लैम्डा भी बोलते हैं। क्लियर? इक्विवेलेंट कंडक्ट व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? देखो बेटा, यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो जब ये अलग अलग होते हैं तो ऑब्वियस सी बात थी कि हमें यहाँ पर कंडक्टिविटी भी दो तरीके की डिस्कस करनी पड़ी। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, वेयर एन इज नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते थे? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप डिफाइन करेंगी वो नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होगी, और कंडक्टिविटी उस समय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होगी जब उसकी नॉर्मेलिटी 1 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गई बात? या इसको दूसरे वर्ड में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आप ग्राम इक्विवेलेंट, अगर यहाँ पे वैल्यू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख लेते तब भी आप इसको डिफाइन कर सकते थे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डायल्यूशन V, क्योंकि वॉल्यूम V की बात कर रहे हो, as the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the distance between the electrode is 1 सेंटीमीटर अपार्ट। क्योंकि कंडक्टिविटी हम अगर देखते तो यहाँ से कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो, तो कप्पा क्या आती मेरे पास? रो और कप्पा में रिलेशनशिप क्या आ जाता? तो कप्पा इज इक्वल टू आ जाता 1 अपॉन आर ए इंटू एल। एल ऊपर चला गया, यानी जब लेंथ 1 सेंटीमीटर की हो, एरिया 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन का हो, तब उस समय का कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होगा। क्लियर? किसी का कोई दिक्कत? And the equivalent conductivity of a solution is usually not found directly but is calculated from the specific conductivity। इसको हम हमेशा specific conductivity की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, यानी कप्पा की हेल्प से करते हैं। कभी भी हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं। इज़ इट क्लियर बच्चा? और अगर आप इसकी यूनिट निकाल लीजिए तो सीधी सीधी निकल के आ गई। नॉर्मेलिटी को हमने वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल दिया तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ गया कप्पा इंटू पी के। कप्पा की यूनिट यहाँ से अगर हम निकालें 1 बाय आर, या तो इसको सीधा सीधा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि एक हुआ 1 बाय ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, इससे कट गया। 1 बाय ओम क्या हो गया? ओम माइनस 1 इंटू सेंटीमीटर माइनस 1। ये यूनिट किसकी आ गई? हमारी कप्पा की आ गई। तो वॉल्यूम की हमारी कितनी आती है? सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम्स इक्विवेलेंट, क्योंकि ये नॉर्मेलिटी के टर्म्स में आ गई। तो हमारे पास सीधी सीधी इसकी यूनिट आ गई ओम माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम्स इक्विवेलेंट माइनस 1। इस ओम माइनस 1 को हम क्या लिख सकते थे? मोह भी लिख सकते थे या सीमेन भी लिख सकते थे। तो जब हम इसको सीमेन के टर्म्स में लिखेंगे तो फॉर्मूला आ गया सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस 1। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसी तरीके से जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मोल्स की बात करते हैं।
आई बात समझ में? अभी हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करी, अब जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तब हमारा रूल्स क्या हो जाएगा बेटा कि लैम्डा इंटू एम, मोलारिटी। अब कि हमने इसको डिफाइन कर लिया, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, and m is the moles of solute upon volume of solution in liter। यानी आपकी हमारी यूनिट किसके टर्म्स में आएगी? मोल्स में। वहां पर आई थी ग्राम्स के टर्म्स में, यहाँ आएगी मोल्स के टर्म्स में। तो इसकी यूनिट क्या आ गई? सीधा सीधा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1, या सेंटीमीटर की जगह आप मीटर भी कर सकते हैं, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत? अब ये जो आपने कंडक्टिविटी पढ़ी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या जितने अभी आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? और इसके मेजरमेंट को एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। क्लियर? बिकॉज कंडक्टेंस जो था वो रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस के, तो अगर हम कहीं से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले जाएं तो हम कंडक्टेंस उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस मेज़रमेंट को क्लियर करने के लिए, कंडक्टेंस के मेज़रमेंट को समझने के लिए, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा प्रिंसिपल लगाया? प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज में वो कहता है 4 आर्म्स बनी होती है बेटा। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता दे रही हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पर भी इसका पूरा डेरिवेशन है आपके फिजिक्स में। इसमें केवल बेटे 4 आर्म्स होते हैं, एक वेरिएबल होती है, एक R2 अननोन होती है, इसके बीच में यहाँ पर हम गैल्वेनीमीटर लगा देते हैं, और इसके एक एंड को यहाँ पर की से, और उसके बाद हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये इस व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है। इसमें 4 आर्म्स होती हैं, R1 वेरिएबल, R2 अननोन और R3 और R4। इसका जब हम इलेक्ट्रिकल निकालते हैं कि 4 आर्म्स जो कंसिस्टिंग है R1, R2, R3 एंड R4, R1 as the variable resistance, R2 is the unknown, and when null point is obtained, यानी there is no deflection in the galvanometer, तब हमारा रूल आता है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। इसमें हम 3 की वैल्यू जानते हैं, तो हम R2 यानी अननोन को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 1/R से कंडक्टेंस भी कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर? ये सारी सिंपल फैक्ट्स थे जो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी। क्लियर? और एक छोटी सी हेडिंग जो कि हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को जब मेज़र करते हैं वहाँ पर आता है, जिसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, एंड सेल कांस्टेंट होता है L/A। क्लियर बच्चा पार्टी? और इसी को अगर हम कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस से रिलेशनशिप निकाल दें तो कप्पा इज इक्वल टू आ गया
C into cell constant। तो अब इस टॉपिक में जितने हमने अभी तक आपको फॉर्मूले डिस्कस किए, पहले उसको हम छोटे से सिंपल फॉर्म में यहाँ पर फॉर्मुलेटेड कर लें, क्योंकि सारे फॉर्मूलों को मिला करके फिर मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी, जिससे आप बाकी के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग ने पहला फॉर्मूला निकाला था R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जहाँ पर ये रेजिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप निकाला। क्लियर। दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा कप्पा, यानी कंडक्टिविटी के बारे में। कप्पा इज इक्वल टू था 1/रो के, या इक्वल टू आ गया था 1/r इंटू एल बाय ए, दूसरा फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए। तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसे कहा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। फिर हमने पढ़ी मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हमने कहा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ऊपर हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जिसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने C इज इक्वल टू 1/r कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने अभी सेल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, जो कि होता है L/A। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम? अब इन्हीं सारे फॉर्मूलों को मिक्स करके एक ऐसा न्यूमेरिकल करा जाए में मैक्सिमम चीज़ें आपके पास सॉल्व हो जाए, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो इसके न्यूमेरिकल की और बना दूंगी अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम 2.05 m 0.5 m NaOH सॉल्यूशन, डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, और R दिया है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट, अब उसने आपसे क्या क्या मांगा बेटा? कैलकुलेट पहला रेजिस्टिविटी, रो की बात कर रहा है। क्लियर। दूसरा उसने आपसे कहा कंडक्टिविटी, यानी कप्पा की बात कर रहा है कि आप रो कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 1/r रो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और बाद में उसने आपको कहा मोलर कंडक्टिविटी, जब आप कप्पा कैलकुलेट कर लेंगी और मोलारिटी हमें इस सॉल्यूशन की दी गई है, तो हम मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये पैटर्न, ये समझ में आया। यहाँ पर जो इन्होंने आपको डायमीटर दिया है, हम डायमीटर में न्यूमेरिकल नहीं निकालेंगे बच्चा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एरिया निकालना है। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14। क्लियर। डायमीटर का आधा कर दिया तो रेडियस आ गया। बस यहाँ पर जो डायमीटर दे जा रहा है उसका काम यहाँ पे इतना ही है कि इस डायमीटर से आप रेडियस निकाल लीजिएगा 1/2, तो ये यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। ताकि न्यूमेरिकल में जब आप रो निकालती हैं तो आपको यहाँ पर ए रिक्वायर्ड होगा, कैपिटल ए। कैपिटल ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर। तो इन सारी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल अब आपके पास एनसीईआरटी में, उसको भी अब आप क्लियर करेंगे, ताकि नेक्स्ट हेडिंग भी न्यूमेरिकल पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ
कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे, और उसमें एक नया लॉ आपके पास इंट्रोड्यूस होगा जिसे हम कहेंगे कोलरॉश लॉ। Dear all of you,